गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मृदा की निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मृदा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं और मृदा के निर्माण के सहायक तत्वों के बारे में विस्तार से हमको पढ़ना है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला तथ्य यह है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। धीमी से तात्पर्य यह कि मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसी पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज जो मृदा हमें पृथ्वी पर मिल रही है उसके निर्माण में कितने वर्ष लगे होंगे। करोड़ों वर्षों के निर्माण के पश्चात यह मृदा हमें मिली है और यह तथ्य इसीलिए बताया जाता है ताकि हम समझ सकें कि मृदा की जो परत आज हमारे पास उपलब्ध है वह कितनी महत्वपूर्ण है और उसे सहेजना क्यों आवश्यक है। 2.5 सेंटीमीटर पतली सी परत के निर्माण में 1000 वर्ष से भी अधिक वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मृदा का महत्व समझें और मृदा के संरक्षण पर ध्यान दें। मृदा के निर्माण में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समतल भूमि पर मृदा का निर्माण सबसे अधिक होता है, अर्थात जो स्थान कम ढलान वाले होते हैं, है ना, अर्थात जहाँ पर ढलान नहीं होती, समतल स्थान, मैदान से यहाँ पर तात्पर्य है, निम्न भूमि से तात्पर्य है। निम्न भूमि और मैदानों में मृदा का निर्माण सबसे अधिक होता है। पर्वत के ढलानों पर मृदा पाई तो जाती है परंतु उसकी परत बहुत पतली होती है। पठारों पर भी मृदा पाई जाती है परंतु पठार ऊंचे नीचे होते हैं और इसलिए पठारों में कहीं पर मृदा की परत मोटी और कहीं पर मृदा की परत पतली होती है। इसी प्रकार मैदानों में जो मृदा होती है वह अधिक मोटी परत वाली होती है क्योंकि मैदान निम्न भूमियाँ होती हैं, नदियों के किनारे होते हैं मैदान अधिकांश, और नदियाँ पर्वतों और पठारों से मिट्टी को काट काट कर इकट्ठा करके और मैदानों में ही जमा करती है। इसलिए विश्व के सारे मैदानी भागों में समतल भूमियों पर मृदा का निर्माण सबसे अधिक हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहयोग देते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि हमने मृदा की परिभाषा में भी पढ़ा था, मूल चट्टान की जो प्रकृति होगी, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मूल चट्टान में होंगे वैसे ही मृदा के अंदर भी पाए जाएंगे, परंतु सिर्फ मूल चट्टान के जो विशेषताएं हैं वही मृदा में नहीं पाई जाती, परंतु अन्य बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहयोग करते हैं। अपरदन और अपक्षय के कारकों के द्वारा मूल चट्टान को तोड़ फोड़कर अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा उसे असंगठित पदार्थों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भूभाग का और उच्चावच का। यहाँ पर भूभाग और उच्चावच से तात्पर्य यह है कि पर्वतीय भागों में जहाँ पर नदियों की गति सबसे अधिक होती है वहाँ पर अपक्षय और अपरदन सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर्वतीय भागों में चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया, असंगठित पदार्थ बनने की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, अर्थात पर्वतीय भाग जो कि सबसे अधिक ढलान वाले होते हैं वहाँ पर अपरदन के कारकों के द्वारा भूभाग को सर्वाधिक तोड़ा फोड़ा जाता है। उच्चावच से तात्पर्य यह है ऊंचे और नीचे भागों के बीच का अंतर। ऊंचाई और नीचाई का अंतर उसे कहते हैं उच्चावच। तो जहाँ पर उच्चावच सबसे अधिक होगा वहाँ पर अपरदन भी सर्वाधिक होगा और वहीं पर मृदा का निर्माण भी सर्वाधिक होगा।
यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पर्वतीय भाग हो, चाहे पठारी भाग हो और चाहे मैदानी भाग, वहाँ की चट्टानों का कोमल या कठोर होना मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है। अगर कठोर चट्टानें हैं तो वे बहुत देर से कटेंगी और मृदा का निर्माण धीमी गति से होगा। अगर कोमल चट्टानें हैं तो वे तेजी से कट जाएंगी, तीव्र गति से कटेंगी और मृदा का निर्माण भी तीव्र गति से होगा। इस प्रकार भूभाग कैसा है, अर्थात पर्वत है, पठार है और मैदान है, फिर भूभाग कठोर चट्टानों का बना है या कोमल चट्टानों का बना है, इस पर मृदा का निर्माण निर्भर करता है। इसी प्रकार उच्चावच का अधिक होना और उच्चावच का कम होना भी मृदा के निर्माण पर प्रभाव डालता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जलवायु की दशाएं किस प्रकार से मृदा के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। जलवायु की दशाएं, जो कि जलवायु किसको कहते हैं हम, बहुत लंबे समय तक मौसम की जो दशाएं रहती है, लंबा समय अर्थात सैकड़ों वर्ष, अर्थात जैसे हम बात करते हैं कि मानसूनी जलवायु, तो मानसूनी जलवायु से तात्पर्य यह है कि सैकड़ों वर्षों से हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और हमारा पूरा जो भारत है, यहाँ पर मानसून प्रकार की जलवायु, मानसून प्रकार का मौसम, इस निश्चित मौसम में वर्षा होती है और इसलिए इसे नाम दे दिया गया है मानसूनी जलवायु। अर्थात लंबे समय तक अगर किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की मौसमी दशाएं कार्य करती हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं जलवायु। तो जलवायु की दशाएं जो किसी स्थान विशेष की चट्टानों को भी प्रभावित करती है और वहाँ की वनस्पति को भी प्रभावित करती है। रेगिस्तानी इलाके में आप देखते हैं कि गर्म जलवायु है, वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, तो तापमान के अधिक होने से दिन में रेगिस्तानी इलाके में दिन में तापमान बहुत अधिक होता है और रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। अर्थात दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है और इसकी वजह से चट्टानें दिन में फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं, तो चट्टान की जो जोड़ होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर चट्टानें टूटती हैं। इसी प्रकार से नम जलवायु जो है, वहाँ पर चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया जो है वह अलग होती है। नम जलवायु में जहाँ पर दिन के और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, वहाँ पर चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया धीमी होती है। इस प्रकार जलवायु की दशाएं अपना योगदान देती हैं मृदा के निर्माण में। अब इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कारक जिसको हम बार बार प्रत्येक में पढ़ते आ रहे हैं, वो है अपक्षय और अपर्दन के कारक। अपक्षय और अपर्दन साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टान का टूट फूट कर अपने ही स्थान पर एकत्रित हो जाना, और अपर्दन का तात्पर्य है कि अपक्षय से प्राप्त पदार्थ को अपने उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तक बहाकर, उड़ाकर या फंसाकर ले जाना। बहाकर कौन ले जाता है? नदियाँ। उड़ाकर पवन ले जाती है और फंसाकर हिमानी ले जाती है। इस प्रकार अपक्षय नदियों के द्वारा किया जाता है, पवन के द्वारा किया जाता है, हिमानी के द्वारा किया जाता है, परंतु अपक्षय की प्रक्रिया में पदार्थ टूट फूट कर अपने स्थान पर एकत्रित होता है और ये जो एकत्रित पदार्थ है उसको अपर्दन के कारक नदी, पवन और हिमानी ये अपने साथ बहाकर, उड़ाकर और फंसाकर अन्यत्र दूसरे स्थानों की ओर ले जाते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन के कारक जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार की मृदा बनेगी। जैसे जल के द्वारा जो है वह जलोढ़ मृदा बनती है। जल जो मृदा बनाता है उसका नाम जलोढ़ मृदा, और हिमानी के द्वारा हिमोढ़ बनाए जाते हैं। इस प्रकार अपक्षय और अपर्दन के कारक जिस स्थान पर जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। अब इसके पश्चात अपर्दन के कारक जिस स्थान से बहकर, जैसे नदी जिस स्थान से बहकर जाती है उस पूरे स्थान जहाँ जहाँ से नदी बहकर जा रही है वहाँ की चट्टानें, वहाँ की वनस्पति, ये सब नदी के जल के साथ मिलता चला जाता है। इसी प्रकार हिमानी जिस स्थान से बहकर चलती चली जाती है
हिमानी की गति बहुत धीमी होती है, परंतु जहाँ जहाँ से हिमानी बहती है वहाँ की चट्टानों को तोड़ फोड़ कर अपने साथ मिलाती चलती है और मृदा में ये सब मिलते जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष अपक्षय और अपरदन के कारकों के मार्ग में आते जाते हैं, वे सभी मृदा में भी मिलते जाते हैं। इस प्रकार मृदा के निर्माण में जो सहयोग देने वाले कारक हैं, उनको हम एक बार और पढ़ते हैं। मूल चट्टान, भूभाग का उच्चावच, इनको हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं और इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। जलवायु की दशाएं, अपक्षय व अपरदन के कारक, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष, ये सारे कारक ऐसे हैं जो कि मृदा के निर्माण में सहयोग देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका क्या है। यह प्रश्न आता है 2 अंक में, इसको हम समझ लेते हैं। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। इसी विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। परिच्छेदिका को बहुत सरल शब्द में हम काट भी कहेंगे, है ना। तो मृदा की काट या मृदा परिच्छेदिका, अगर आपको शब्द याद ना आए परिच्छेदिका, तो हम इसको काट भी कह सकते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? पूरी तरह से विकसित मृदा, है ना, मतलब जहाँ पर मृदा का पूरी तरह से विकास हो चुका है, मृदा की सारी अ ब स सारी परतों का निर्माण हो चुका है, वहाँ का लंबवत परिच्छेद, मतलब अगर इसको परिच्छेद को अगर आपको सरल शब्द में समझना है, तो जैसे हम केक काटते हैं, तो जब केक काटा जाता है तो हम कटाव के स्थान पर देखते हैं कि उसकी अलग अलग परतें दिखाई देती है। तो वो जो परतें हैं, ठीक वैसी की वैसी परतें मृदा की भी दिखाई देती हैं। तो जो लंबवत परिच्छेद है, उसमें गठन, मतलब किस परत में किस प्रकार की मृदा के कण हैं, कैसा रंग है, और उसकी परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। जैसे केक में परतें होती हैं, ठीक उसी प्रकार की मृदा की भी परतें होती हैं। यही जो विन्यास है, इसी को कहा जाता है मृदा की परिच्छेदिका। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। इसी विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, और हमने ये भी पढ़ा कि मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारक कौन से हैं, और हमने पढ़ा मृदा परिच्छेदिका क्या होती है।